हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो यहां पर हम दोस्तों एक नई सीरीज के साथ एक बार फिर से आप सभी के समझ प्रस्तुत हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल 2021 के दी हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस हिंदी में दोस्तों। ठीक है, तो ये सीरीज़ मैं अन अकेडमी पर बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, आप वहाँ भी देख सकते हो। और ये सेशन मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है। ठीक है, आज से ही ये स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। इसमें हम लोग जितने भी प्रीलिम्स फैक्ट है, मैं इस कोर्स का मैं आपको ओवरव्यू अगर बताऊं तो इसमें मैंने न्यूज़ को कम ध्यान में रखते हुए न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, प्रीलिम्स फैक्ट हैं या मेंस फैक्ट हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर उस पर ज़्यादा मैंने जोर दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस आपकी न्यूज़ से नहीं बनते हैं। न्यूज़ में जो स्पेसिफिक जो एक टर्म होता है, जो टॉपिक होता है, उससे बनता है। तो मैंने उसी को जस्टिफाई किया है और न्यूज़ को तो मैं डिस्कस करूँगा ही करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो क्या करना है, आपको लाइक शेयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले दोस्तों। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। ये कोर्स मेरे द्वारा अर्थात कि सत्यम श्रीवास्तव के द्वारा इस कोर्स को प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो पहला टॉपिक जो हमें यहाँ पर मिलता है, पहला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, उससे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए, तो पहला टॉपिक यहाँ पर दोस्तों, हम हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूँ। 1 सेकेंड। चलिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है। यूएस चाइना एग्री टू कोऑपरेट ऑन क्लाइमेट क्राइसिस विथ अर्जेंसी दोस्तों। ठीक है, तो अमेरिकी चीन जलवायु संकट पर तत्परता से सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं दोस्तों। तो इसे हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, पहले पहले न्यूज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स बूस्टर और फैक्ट को डिस्कस करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना, द वर्ल्ड टू बिगेस्ट कार्बन polluters have agreed to cooperate with other countries to curb climate change. Just day before, US President Joe Biden host a virtual summit of world leaders to discuss the issue दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, जो बिडेन जो हैं, वो एक वर्चुअल समिट को वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पर संबोधित कर रहे थे और उसी में से ये बात निकल कर आई है दोस्तों। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं और हिंदी में भी मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये कोर्स हिंदी में यहाँ पर है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के दो सबसे बड़े कार्बन प्रदूषक जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए यहाँ पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बिडेन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विश्व के बहुत सारे नेताओं के एक आभासी, जिसे हम लोग वर्चुअल समिट कहते हैं, का एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करते हुए ये बातें उन्होंने कही हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ ये भी कहा गया कि संयुक्त बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जलवायु संकट से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसे गंभीरता और तत्परता से संबोधित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, अब ये यूएस और चाइना दोनों मिलकर इस पर यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं वो तो आगे हम लोग देखेंगे, बट हमारे लिए यहाँ पर डिस्कशन का जो पॉइंट है वो क्या है। 1 सेकेंड। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा जो आ गया वो आ गया प्रीलिम्स फैक्ट दोस्तों। ठीक है, हमें कैसे और क्या पढ़ना है, चलिए।
तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात हुई है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी। तो क्लाइमेट चेंज है क्या? अब क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। वो चीन और यूएसए ने अपने न्यूज़ में क्या कहा, उस मीटिंग में क्या कहा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। क्वेश्चंस वहाँ से एक भी नहीं आएगा। यहाँ से अब ये बात यहाँ पर आई है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो उसका भारत और जलवायु का क्या क्या कनेक्शन है, उसे समझने की हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हिमालय क्षेत्र में बाढ़, हिमालय क्षेत्र में लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं दोस्तों, जो प्रति दशक 100 से 200 फीट की दर से पिघल रहे हैं। तो हमारे हिमालय पर 15,000 से अधिक ग्लेशियर हैं, जो कि इन्हीं जलवायु परिवर्तनों के कारण वो 100 से 200 फीट के प्रति दशक के अनुपात में वो पिघल रहे हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, 1 सेकंड गाइस। चलिए, फिर आगे कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के कारण उत्तराखंड के चमोली जिले में बाढ़ आई। भूस्खलन को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा रहा था जब उत्तराखंड में आया था। ठीक है, तो अब ये और इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जलवायु परिवर्तन से, जैसे कि भूस्खलन की समस्या, बाढ़ की समस्या आ जाती है, तापमान में अधिक वृद्धि भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, 2015 और 19 वैश्विक स्तर पर अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म वर्ष भी ये रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानना था। अब बात करते हैं भारत और जलवायु का क्या संबंध है दोस्तों। तो भारत तो सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक गौरव तलब है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है दोस्तों। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। अतः इसके लिए अत्यधिक प्रदूषककारी कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों को स्वच्छ तथा नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से स्थानांतरित करने हेतु एक निर्णायक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में प्रदूषण कर रहे हैं, कोयला का बहुत ज़्यादा उसका हम लोग दहन कर रहे हैं, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा दहन कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट नदियों को, ठीक है, नदियों को हम लोग साफ सुथरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन का कारक हो रहा है। ठीक है, चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता बनने की घोषणा की है। चीन का लक्ष्य 2060 तक वो कार्बन तटस्थ बन जाएगा, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2050 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही है। परंतु भारत अभी इस संदर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाया है। वैश्विक रैंकिंग और अनुमान क्या है? तो HSBC दोस्तों, HSBC 2018 द्वारा जलवायु सुभेद्यता के मामलों में भारत को 67 देशों में शीर्ष पर रखा गया था। विश्व बैंक ने चेतावनी भी दी है कि जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशिया में 800 मिलियन लोगों के लिए रहने की स्थिति को तेजी से प्रभावित कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने अब आप लोगों के लिए इमेजेस लगाए हैं, तो इससे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखते हैं कि क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑफ द क्लाइमेट चेंज का दोस्तों। सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखते हैं। पहला इम्पैक्ट क्या है दोस्तों, ये प्रीलिम्स में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, द कोस्ट ऑफ अडॉप्टिंग कोस्टल एरियाज टू राइजिंग सी लेवल। तो जो हमारा जो सी लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों? लॉस ऑफ द कैपेसिटी वर्क ड्यू टू हीट। हम वर्क के कारण यानी कि हीट के कारण, लू के कारण, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हम लोग जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कल IPL में देखा था, मैक्सवेल ने, उनके पास बहुत सारी क्षमताएं थी, वो और रन बना सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो फिर अपना संतुलन बना नहीं पाए दोस्तों। उससे आप लोग यहाँ पर रिलेट कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की
नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि फ्रेश वाटर विल बी इन शॉर्ट सप्लाई इन सम एरियाज। ठीक है, हमें हमें अच्छे जलों की यहाँ पर क्या है कि शुद्ध जलों की यहाँ पर उपलब्धता नहीं हो पा रही है। डिजीज़ बहुत सारे यहाँ पर स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस आप देख रहे हो इस समय। साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं। प्राइसेस ऑफ बेसिक फूड्स एंड कंज्यूमर गुड्स विथ राइस, मतलब बढ़ भी सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों यहाँ पर सेकंड न्यूज़ हमारा क्या है, म्यांमार से दोस्तों। यहाँ पर है म्यांमार से, ठीक है, तो उसे डिस्कस करते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों म्यांमार से, तो म्यांमार शैडो गवर्नमेंट टू डिमांड इनवाइट फॉर आसियान समिट टाक दोस्तों। तो यहाँ पर म्यांमार की जो शैडो गवर्नमेंट ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नेताओं से आग्रह किया है कि अगले सप्ताह इसे संकट वार्ता के दौरान मेज पर, मतलब यहाँ पर वो प्रस्तुति अपनी दें और फरवरी के तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करने वाले सैन्य शासकों को मान्यता नहीं दी जाए। ये बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट यहाँ पर एक टर्म दोस्तों यहाँ पर यूज़ हुआ है। वो क्या है, वो है आसियान समिट के बारे में। तो आसियान के बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कहाँ पे पूछे जाएंगे, आसियान क्या है, और पूछा भी गया है। तो आसियान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। आसियान के बारे में, ठीक है, तो आसियान के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आसियान का दोस्तों फुल नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी दोस्तों। ये याद रखिएगा कि ये आसियान का आदर्श वाक्य है, वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं। आसियान का जो हेडक्वार्टर है या सचिवालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके टोटल कितने देश हैं टोटल, तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल कितने देश हैं। टोटल इसके दोस्तों यहाँ पर आप देखो तो टोटल 1 2 3 4 5, यानी कि कितने देश हैं यहाँ पर। म्यांमार हमारा हो गया पहला, ठीक है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, फिर कम्बोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया का। तो ये 5 इधर हो गए हमारे, इधर लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, मलेशिया हो गया। तो 5 और 3 8 हो गए, और दो फिर इधर बसते हैं, फिलीपींस और ब्रुनोई यहाँ बसते हैं। तो टोटल कितने कंट्रीज आसियान में, 10 कंट्री टोटल है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनोई दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा उद्देश्य भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी उद्देश्य पूछ लेता है प्रीलिम्स में दोस्तों। तो उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य यहाँ पर है दोस्तों कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु इसका गठन किया गया था। दूसरा उद्देश्य क्या है, न्याय और कानून की व्यवस्था को बनाए रखना तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना और शांति और स्थिरता अपने क्षेत्र में बढ़ाए रखना और बनाए रखना। तीसरा उद्देश्य यहाँ है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशासनिक क्षेत्रों में को भी बढ़ावा देना और मिलजुल कर कार्य करना। नेक्स्ट उद्देश्य है कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार करना, परिवहन संचार सुविधाओं सुधार और लोगों के जीवन जो स्तर सुधार को बढ़ावा देने का भी प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट उद्देश्य यहाँ पर है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश अध्ययन को बढ़ावा देना, दक्षिण पूर्वी एशियाई के बारे में और भी ज़्यादा अध्ययन करने में भी ये कहा गया है दोस्तों। तो ये हो गया उद्देश्य हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कि भारत और आसियान के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत और आसियान क्या दोस्तों। यही सारी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डिस्कस करते हैं कि भारत और आसियान के बीच में क्या संबंध है। तो आसियान के साथ यहाँ पर दोस्तों, आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है।
ठीक है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी होती थी, अब फिर जब से यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आई तब से उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया। तो भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ई ए एस के लिए एक अलग अलग मिशन है। तो भारत के पास आसियान के लिए भी एक मिशन है और उसके साथ साथ EAS के लिए भी एक अलग अलग मिशन है। नेक्स्ट है, भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप तो यहाँ पर, और 15 साल की लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी हुआ है भारत और आसियान के बीच में। अब आर्थिक सहयोग क्या है? तो आर्थिक सहयोग आसियान जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। ये रट लीजिएगा, भारत आसियान जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आसियान के साथ भारत का जो व्यापार है वो भारत के कुल व्यापार का 10.6% है। यहाँ पर भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% यहाँ पर है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में यहाँ पर आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल भी बनाई गई थी। तो आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल भी बनाई गई थी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी दी हिंदू में, तो वहाँ से मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, मेघालय रिकॉर्ड्स इंडियाज फर्स्ट बैट विथ स्टिकी डिस्क। दोस्तों तो यहाँ पर क्या इसका मतलब क्या है कि मेघालय ने स्टिकी डिस्क के साथ भारत के पहले, यहाँ पर जो भारत के पहले जो बैट है, ठीक है, यहाँ पर बल्ले लिखा हुआ है बट यहाँ पर आप इसे बैट करिएगा, ठीक है। बैट मतलब चमगादड़ होता है, ठीक है। क्या होता है? चमगादड़ होता है। बल्ले का यहाँ चमगादड़ का रिकॉर्ड किया। तो मेघालय ने चिपचिपे डिस्क के साथ भारत के पहले बांस बल्ले का उत्पादन किया है। यानी कि यहाँ पर जो देश में उड़ान स्तनपायी की प्रजातियों की संख्या 130 तक ये ले जाता है। डिस्क पैर वाला ये जो इसका नाम है दोस्तों, यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। क्या है? यूडिस्कोपस डेंटिकुलस है। ये नॉर्थ ईस्ट के लेडार्ट क्षेत्र में म्यांमार में अपने निकटतम ज्ञात निवास में ये पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, नोंगी खेलम वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, नोंगी खेलम वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ठीक है। आगे कहा गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की एक टीम और कुछ यूरोपीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों ने इस बहुत विशिष्ट छोटे वैट को अंगूठे और चमकीले नारंगी रंग में डिस्क जैसे पैड के साथ ठोकर मारा, जबकि बांस के पेच में नमूना लिया और 1 साल पहले। तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने इसको, मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आई है। इसका जो चमगादड़ का जो बैट है, इसका आप नाम याद रखिएगा, डिस्क पैर वाला ये है यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। क्या है? यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। दोस्तों ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाज इस्टेब्लिश इन 1916। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत है, और ये एक सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है। 3 चीजें यहीं पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन वाइज में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इट इज ए नेशनल सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज लीडिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द जो हमारे जो फौना होते हैं, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी, जो यहाँ पर जो फौना होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनकी पूरे देश में कितनी डाइवर्सिटी है उनके बारे में अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट है कि इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। 16 इसके अदर क्षेत्रीय कार्यालय भी है, अलग अलग राज्यों में आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ हमें यहाँ पर आती है, ये हमारा है, ये भी हमारा आप कह सकते हो ज्योग्राफी से है, ये मैंने लिया है, इसको समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर कहा गया है कि नॉर्मल इज गुड। अब ये अगर टर्म आ जाता है दोस्तों, अगर ये टर्म आ जाता है नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इज गुड, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये है क्या। तो सामान्य अच्छा है, नॉर्मल इज गुड क्या है, सामान्य अच्छा है। ऑन आईएमडी मानसून फॉरकास्ट, तो आईएमडी मानसून के पूर्वानुमान लगाया गया है। आईएमडी के द्वारा उन्होंने कहा है कि जो मानसून होगा वो सामान्य अच्छा होगा, नॉर्मल इज गुड होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने इस वर्ष के लिए सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। मतलब इस वर्ष जो मानसून रहेगा हमारा वो सामान्य रहेगा। एजेंसी के पक्ष में सामान्य का तात्पर्य है कि देश को 88 सेंटीमीटर का 96% से 104% तक यहाँ पर मिल सकता है, जो वर्षा है जून से लेकर सितंबर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है लॉन्ग पीरियड एवरेज में, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे अब दो टर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर। और ये दोस्तों एक प्रकार से पॉजिटिव आउटलुक है दोस्तों, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव आउटलुक हमारा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक हमारा है कि मानसून क्या होता है, और दूसरा चीज़ है कि आईएमडी क्या होता है, और तीसरी चीज़ है पूर्वानुमान मानसून क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मानसून का अर्थ क्या है, ठीक है, मानसून का अर्थ क्या है, ठीक है। तो मानसून का अर्थ क्या है, इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मानसून का अर्थ क्या है, तो मानसून ध्यातव्य है कि यह एक अरबी शब्द मौसम से निकला है दोस्तों, निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मजाज। क्या होता है, हवाओं का मजाज। तो ये एक अरबी शब्द मौसम से निकला हुआ एक शब्द है मानसून। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट दिशा की ओर बहती है, जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जो होती हैं वो इसके विपरीत यानी कि उल्टे दिशा में बहती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून या गर्मी का मानसून भी कहा जाता है। जो अभी आने वाला है जून जुलाई में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे। चूंकि पूर्व के समय इन हवाओं से व्यापारियों को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था, दक्षिण पश्चिमी मानसून को ट्रेड विंड भी कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, फ़ायदा लग रहा है, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कैसा लगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में है दोस्तों मानसून का पूर्वानुमान क्या होता है, थोड़ा सा इसे भी डिस्कस करते हैं। मानसून का पूर्वानुमान, वस्तुतः मानसून एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका अनुमान लगाना बेहद जटिल है। कारण यह है कि भारत में विभिन्न किस्म के जलवायु जोन और उप जोन हैं। हमारे देश में 127 कृषि जलवायु उपभाग हैं और 36 संभाग हैं। मानसून विभाग द्वारा अप्रैल के मध्य में मानसून को लेकर दीर्घा अवधि पूर्वानुमान जारी किया जाता है, जैसा कि आज जारी किया गया। इसके बाद फिर मध्यम अवधि और उसके बाद लघु अवधि की पूर्वानुमान जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। हालांकि पिछले कुछ समय से नाउकास्ट के माध्यम से मौसम विभाग ने अब कुछ घंटे पहले के मौसम की भविष्यवाणी करना भी आरंभ कर दिया है दोस्तों। ध्यातव्य है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में हाल के वर्षों में सुधार देखा गया है। अभी मध्यम अवधि की भविष्यवाणियों में 15 दिन से एक महीने की होती है। 70 से 80% मतलब जो उनकी जानकारी जो भविष्यवाणी होती है वो सही होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और यहाँ पर प्रिलिम्स फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखते हैं आईएमडी के बारे में दोस्तों, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ से। आईएमडी क्या है, तो ये दोस्तों इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश इन 1875 में 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इट इज़ एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम करती है। इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वेदर फॉरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। तो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है कौन सा, आईएमडी हमारा, ठीक है। आईएमडी हमारा यहाँ पर
यहाँ पर जिम्मेदार है इसको। तो दोस्तों ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और भी बहुत सारी न्यूज़ थी बट वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। जितना हो सकता था मैंने यहाँ पर कवर किया पूरा का पूरा दी हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। और आप कहीं और देख लीजिएगा, ठीक है। इससे और इतने डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा प्रिलिम्स में, वहाँ पे न्यूज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। बेसिक को हमें कवर करना है। तो दोस्तों इसका अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। और जब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे, सबसे मेन चीज़ सब्सक्राइब करना, तब तक मैं मोटिवेट नहीं होगा। अगर मैं मोटिवेट नहीं होगा तो आपको क्या पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप इसे रिवीजन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का सेशन और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, यानी कि नेक्स्ट डे के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।